चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। एक चैप्टर हमने पूरा कर लिया है, पॉलीगॉन, बहुभुज। क्वेश्चंस लगाए थे उसके, है ना। अगर आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं ये मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम हम शुरू करेंगे और नंबर सिस्टम को थोड़ा सा टाइम लेकर पढ़ेंगे, यानी इसको जल्दी जल्दी नहीं भगाएंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम अगर गड़बड़ है तो पूरे मैथ में परेशानी आएगी, और नंबर सिस्टम ठीक है तो आगे की चीजें ठीक होंगी। क्योंकि कई लोगों को काटने में परेशानी आती, संख्या नहीं काट पाते। क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम कमजोर है। तो अब संख्या काटने की जरूरत तो पूरे ही मैथ में पड़नी है, तो अगर नंबर सिस्टम वीक रह गया तो पूरा मैथ ही कमजोर रह जाएगा। अब अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति, तो ये नंबर सिस्टम क्या है, संख्या पद्धति क्या होता है, पता है किसी को? क्या है नंबर सिस्टम? व्हाट इज नंबर सिस्टम? प्रियंका बघेल, नंबर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? संख्याओं को लिखने का तरीका या संख्याओं को लिखने की पद्धति नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, कोशिश आपने अच्छी की है। और कोई? अच्छा, बस एक चीज का ध्यान रखना, नंबर सिस्टम जब हम पढ़ें तो बीच में छुट्टियां मत मारना, क्योंकि अगर एक भी गैप हुआ तो नंबर सिस्टम आपके हाथ से निकल जाएगा, है ना। और कम से कम 10 लेक्चर इसके होंगे, कम से कम, यानी 10 क्लास कम से कम नंबर सिस्टम की होंगी, है ना। अब देखो, दो शब्द हैं, एक नंबर, एक सिस्टम। नंबर की बात करें तो मैथ में जितने भी अंक हैं, जितने भी, वो सब कहां से कहां तक होते हैं? 0 से 9 तक। 0 से लेके 9 तक का ही कॉम्बिनेशन है पूरा। कोई भी अंक ऐसा है जो 0 और 9 की रेंज से बाहर हो? कोई भी नहीं। यानी हम नंबर लिखने के लिए 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, और वो 10 संकेत 0 से लेकर 9 तक होते हैं। या हम कह सकते हैं कि 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, और वो 10 अंक 0 से लेकर 9 तक होते हैं। ठीक। अब इनमें से ही हम कोई कॉम्बिनेशन बना के, जैसे 3-4 नंबर साथ में लेके लिख देते हैं। मान लो मैंने यहाँ एक नंबर लिख दिया 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे 3 4 5 6? नहीं, हम इसको क्या पढ़ेंगे? 3456, ऐसे ही पढ़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जब भी कोई अंक लिखा जाता है तो उसका स्थान जानना महत्वपूर्ण हो जाता है, कि वो कौन से स्थान पर रखा गया है। और स्थान की गणना हम कहां से करते हैं? दाईं ओर से। दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ आते, बाएं से दाएं नहीं जाते। इसलिए इकाई का अंक कहां होता है? दाईं ओर, सबसे पीछे। यहां से शुरू करते हैं। पहला अंक होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अगर इसको और आगे तक ले जाएं, जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया 7 5 4 3 2 8, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, शंख, 10 शंख, फिर पदम, पदम पहले है, और फिर और आगे कहां तक जाएगा? अनंत तक। कहां तक जाएगा? अनंत तक। यानी क्योंकि आप कितनी भी संख्या लिख सकते हो, यस और नो, लेकिन आपके एग्जाम में जो संख्या आती है वो अधिकांश से अधिकांश करोड़ तक जाती है, करोड़ से ऊपर नहीं जाती। मैं अधिकांश कह रहा हूं, एक्सट्रीम लिमिट, यस और नो। तो ज्यादा नहीं तो हमें करोड़ तक की संख्याओं की जानकारी तो होनी चाहिए, है ना। अब ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कि ये हो गया नंबर, 0
0 से 9 तक के जो संकेत हैं या जो अंक हैं वो नंबर हो गए। अब सिस्टम, सिस्टम क्या है? सिस्टम होता है एक तरीका, एक व्यवस्था या एक पद्धति। जैसे मापन का एक सिस्टम है, मेजरमेंट सिस्टम, चीजों को मापने का एक सिस्टम है अपने पास, है ना। ऐसे ही किसी देश को चलाने का एक सिस्टम है। जैसे लोकतंत्र एक व्यवस्था है ना, डेमोक्रेसी। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करना, उसको सजा देना, तो न्याय की एक व्यवस्था है, कार्य की एक व्यवस्था है, यानी हर चीज की एक व्यवस्था होती है। ऐसे ही संख्याओं का एक सिस्टम होता है, संख्याओं की एक व्यवस्था होती है। ऐसे नहीं कोई भी संख्या कहीं भी उठा के कुछ भी रख दो, नहीं, एक व्यवस्था है, एक पैटर्न है। अब इस पैटर्न में आप जानते क्या हो, मतलब इस व्यवस्था में हम संख्याओं की कौन सी व्यवस्था को देखते हैं? जैसे एक तो हम ये पता लगाते हैं कि संख्याओं के जो मान है, यानी जो उनकी वैल्यू है, वो क्या होती है। जैसे संख्याओं के मान कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता है जातीय मान, एक होता है स्थानीय मान, यानी हर अंक का एक जातीय मान होता है, एक स्थानीय मान होता है। तो ये हो गए मान। अब ठीक है, मान तो पता चल गया, लेकिन हम किसको पढ़ रहे हैं? संख्याओं को। तो हमें ये पता होना चाहिए कि संख्याओं के प्रकार कितने हैं, यानी मैथ में संख्याएं होती कितनी प्रकार की हैं, यानी उनके टाइप्स। आपको उनके टाइप्स मालूम होने चाहिए, है ना। और अब जब आपको कोई संख्या दे दी जाए, कोई एक बड़ी संख्या दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि ये संख्या किससे विभक्त होगी, और बिना भाग दिए बताना है, भाग नहीं देना, बिना भाग दिए बताना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि विभक्ति के नियम क्या होते हैं, यानी कौन सी संख्या को किस तरीके से विभक्त किया जाता है। विभक्ति के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। इसी तरीके से फिर विभाजन का नियम, फिर उसके बाद योग अंतर गुणज, फिर इसके बाद शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज, फिर इसके बाद शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? इसके बाद इकाई अंक, ये सब के सब एक सिस्टम है, एक पद्धति है, एक व्यवस्था है। किसकी? संख्याओं की। तो संख्याओं के गुण, संख्याओं की विशेषता और संख्याओं के बारे में जो जानकारी हम हासिल करते हैं, उसको हासिल करने का एक तरीका है, एक पद्धति है, और उसी पद्धति को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति क्या है? एक वो पद्धति जिसके द्वारा हम संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अब अगर कोई कहे कि संख्याओं के बारे में कौन सी जानकारी हासिल करते हो आप, तब आप कह सकते हो हम संख्याओं का मान जानते हैं, उनके प्रकार जानते हैं, विभक्ति के नियम, शेषफल प्रमेय, भाग विधि, इकाई अंक, ये तमाम सारी जानकारी हम संख्याओं के बारे में जिस पद्धति से जानते हैं वो संख्या पद्धति है। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसमें क्या जानेंगे? सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे संख्याओं के प्रकार, यानी संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो आप हेडिंग बना लो, संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर
टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। अच्छा, संख्या कितने प्रकार की होती है मैथ में? कितनी? 12? 9? हाँ, और 10? 11? ठीक है। यानी संख्याओं के प्रकार को लेकर सबका अपना अपना मत है। ऐसे ही जो गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं, उनका भी अपना अपना मत है ना। कई लोग संख्याओं को दो भागों में बांट देते हैं, फिर कई जो है उन 2 से 8 बना देते हैं, कई 10 बना देते हैं, कई 12 बना देते हैं, कई 13 बना देते हैं। तो हम प्रमुख भागों को जानेंगे जिनको जानना महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि डिवीजन तो आप कितने भी करते जाओ वो होते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनका प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है। वे संख्याएं जिनका प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है। गणना मतलब काउंटिंग, किसी चीज को गिनना। अब किसी चीज को गिनना आप शुरू कहां से करते हो? 0 से, 1 से। गिनती की शुरुआत कहां से होती है? 1 से। इसलिए प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होगी? 1 से होगी। 1, 2, 3 और ये कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी मैं साथ में लिख देता हूं, इंग्लिश में हम इनको नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। अच्छा, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश नाम जरूर लिखें। बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी है ना सर, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश नाम क्यों लिखें? क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट का तो ठीक है। क्या ठीक है? क्योंकि उसने इंग्लिश में शुरू से पढ़ा है तो नेचुरल नंबर ही है। अब हिंदी में वो क्या करते हैं, कई बार एग्जाम लिख देगा सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, वो हिंदी में नेचुरल लिख देगा। हमने पढ़ा है प्राकृतिक, तो फिर दिक्कत आती है ना। तो नेचुरल नंबर शुरू कहां से होंगे? 1 से कहां तक जाएंगे? अनंत तक, ठीक है। दूसरा, अब प्राकृतिक संख्याओं की बात आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, इनको हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। अच्छा, अब ये होल नंबर क्या है? 1 से जब संख्या शुरू होती है तो वो प्राकृतिक तो होती है पर उसको पूर्ण नहीं कहते। मतलब ये कहते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि संकेत जो प्रयोग हो रहे हैं वो 0 से 9 तक के हैं, और आपने यहाँ 1 से शुरू किया, मतलब ये बात अधूरी रह गई, ये पूर्ण नहीं हुई। तो ये कहा जाता है यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो संख्याएं पूर्ण संख्या हो जाती हैं। यानी जो प्राकृतिक संख्याओं का समूह है इसमें अगर हम 0 को और ले लें तो शुरुआत कहां से कर दें? 0 से कर दें, तो 0, 1, 2, 3 से होते हुए कहां तक चले जाएं? अनंत तक। तो फिर वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, है ना। याद कैसे रख सकते हैं? होल मतलब गोल, और गोल है 0, तो होल नंबर मतलब गोल नंबर, और गोल नंबर कौन सा है? 0 है ना। तो 0 से शुरू होंगी। अब प्राकृतिक पूर्ण, इसके बाद
सम सम संख्या या सम संख्याएं, इवन नंबर, इवन नंबर। सम संख्याएं कौन सी संख्या है? ये वे संख्याएं हैं जो दो से पूर्णतः विभक्त होती हैं। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त हो वे सम संख्याएं कहलाती हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 और कहां तक? अनंत तक, अनंत तक जाएंगी ये, है ना। अच्छा, अब यहां पर मेरा प्रश्न है आपसे, क्या सम संख्या है, क्या सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं? क्या सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं? नहीं है। क्या प्राकृतिक संख्याएं सम संख्या हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो सम संख्या है और विषम संख्या है, ये दोनों ही संख्या प्राकृतिक संख्याओं का हिस्सा है, यानी ये दोनों ही प्राकृतिक से बनी है। प्राकृतिक संख्याओं में वे संख्याएं जो दो से विभक्त हैं वे सम संख्याएं हैं। तो अगर कोई कहता है कि सम संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या सम संख्या है? नहीं, सभी नहीं है, पर जो सम है वो प्राकृतिक में से ही आई है ना। तो इसलिए ये प्राकृतिक तो है। अब विषम, विषम संख्याएं, इनको कहते हैं ऑड नंबर, ऑड। अब विषम क्या है? जो सम नहीं है वो विषम है ना, यानी जो दो से ना कटे वो विषम हो जाएंगी। तो 1, 3, 5, 7 कहां तक जाएंगी? अनंत तक। ये संख्या क्या हो जाएंगी? विषम संख्या हो जाएंगी। ठीक है। अब प्राकृतिक हो गई, पूर्ण हो गई, सम हो गई, विषम हो गई। अब हम बात करेंगे पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक, है ना। नोट कर रहे हो? नोट कर लो जल्दी से। ओके, हो गया। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक, इनको कहते हैं इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या है, इनको समझो। पूर्णांक संख्याएं वे संख्या हैं जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जाता है। और
शून्य होता है। इनका विस्तार दोनों ओर समान रूप से होता है ना। इनका विस्तार जो दाईं ओर होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इनको हम कहते हैं धन पूर्णांक। और जो विस्तार इनका बाईं ओर है, बाईं ओर, ये आपका माइनस में चलता है, तो इसे कहते हैं ऋण पूर्णांक, है ना। तो इसे तो हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और इसे कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, इंटीजर को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे। जैसे मैं आपसे कहूं सबसे छोटा धन पूर्णांक, सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या होगा? 1 होगा। सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 और सबसे बड़ा धन पूर्णांक अनंत। सबसे छोटा ऋण पूर्णांक, सबसे छोटा ऋण पूर्णांक माइनस अनंत, माइनस अनंत सबसे छोटा है, और -1 सबसे बड़ा है ना। तो ये जो है ये यहां पे छोटा है सबसे, ये यहां पे छोटा है सबसे, ये बड़ा है सबसे, और यहां ये बड़ा है सबसे। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो चल जाता है। विवाद कहां है? 0 पर। आज भी जैसे CISF कुछ कहता है, यूपी पुलिस कुछ कहती है, SSC कुछ कहता है, रेलवे कुछ कहता है ना। तो 0 धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है? बताओ। हाँ, 0 धन है कि ऋण है? धन है। अच्छा, अगर 0 धन है तो आपने सबसे छोटा धन पूर्णांक 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर 0 धन है तो सबसे छोटा होता। यस और नो? अब तो 0 ऋण है नहीं, तो अच्छा धन भी नहीं ऋण भी नहीं, फिर क्या है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या अगर ऑप्शन में नहीं है फिर ऑप्शन के हिसाब से, चलो ऑप्शन देता हूं मैं, प्राकृतिक पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। तो ध्यान देंगे 0 सिर्फ पूर्णांक है, ना धन है ना ऋण है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में। अब जैसे पूर्ण संख्या में तो ठीक है, वहां तो हमें पता है 0 से शुरू हो रही है तो पूर्ण संख्या, वो तो ठीक है। लेकिन अगर मैं पूर्णांक के रेफरेंस में बात करता हूं तो ना तो धन पूर्णांक में इसको लिया जाता है ना ऋण पूर्णांक में इसको लिया जाता है, इसको सिर्फ पूर्णांक में लिया जाता है। जैसे बॉर्डर है, बॉर्डर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। अब वो बॉर्डर जो है वो हिंदुस्तान के हिस्से में है कि पाकिस्तान के हिस्से में? बॉर्डर वो हिंदुस्तान का है कि पाकिस्तान का है? ना हिंदुस्तान का ना पाकिस्तान का, पर है तो बॉर्डर। जैसे चलो हिंदुस्तान और पाकिस्तान छोड़ो, 2 भाई हैं, 2 भाइयों में बंटवारा हो गया, बीच में दीवार खड़ी कर दी। अब वो दीवार छोटे की है कि बड़े की है? अब
जैसे आप कहोगे जिसका पैसा लगा होगा उसकी, है ना, तो पैसा जो है कोई एक क्यों लगाएगा, कोई एक तो नहीं लगाएगा, है ना, दोनों ही लगाएंगे, पर दोनों दावा नहीं करेंगे उस पर। जैसे खेत, खेत की जो मेड़ होती है वो दो खेत के बीच में होती है, पर उस मेड़ पर दोनों में से कोई उसका प्रयोग नहीं करेगा। यस और नो? यहां हमें सिर्फ तर्क के माध्यम से समझना है, कुतर्क तमाम हो सकते हैं, है ना, और हमें यहां अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि क्या है। इसी तरीके से जीरो है जरूर बीच में, पर ना तो पॉजिटिव काउंट होता है ना नेगेटिव काउंट होता है, सिर्फ इंटीजर काउंट होता है, सिर्फ पूर्णांक है, पर ना तो धन है ना ही ऋण है। बात समझ में आ गई? इस पे बहुत विवाद है, इसका ध्यान रखना है ना। हाँ, बॉर्डर और सीमा नहीं, अलग अलग तो नहीं होती, एक अंग्रेजी नाम है एक हिंदी नाम है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीमा सुरक्षा बल, तो बॉर्डर मतलब सीमा। अब तुम कहो सर डॉग और कुत्ता अलग अलग होता है, तो अलग अलग तो नहीं है तो एक ही, एक आप इंग्लिश में कह रहे हो एक हिंदी में, एक ही बात है ना, वो अलग अलग नहीं है ना। नेक्स्ट, अच्छा अगला देखो, तो अभी तक क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया, सम हो गया, विषम हो गया और पूर्णांक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं परिमेय और अपरिमेय की, है ना। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं इनको हम कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित किया जा सकता हो और जहां Q का मान शून्य ना हो। इंग्लिश मीडियम वालों ने ऐसे पढ़ा होगा, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 और Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख दें। अब P बटे Q का सीधा सीधा मतलब है जिसको हम भिन्न के रूप में लिख दें। P बटे Q का मतलब क्या है? अंश और हर। अब ये कह रहा है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, 0 हो जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? 0 होने से परेशानी क्या है? जैसे इसने कहा 0 नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए 0? जैसे जैसे एक संख्या है 99 बटे 0 और एक है 0 बटे 99। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, अभी मैं आपको PYQs भी कराऊंगा इसके, है ना। तो 99 बटे 0 क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है। 0 बटे 99 क्या ये परिमेय संख्या है? है। 0 बटे 99 परिमेय संख्या है। आर यू श्योर? क्योंकि देखो उसने ये कहा कि Q 0 नहीं होना चाहिए, पर उसने ये तो नहीं कहा कि P 0 नहीं होना चाहिए, तो P तो 0 हो सकता है। इसका मतलब ये तो परिमेय है पर ये परिमेय नहीं है, तो ये तो अन्याय है ना। ऐसा क्यों? अब एक बात बताओ, 99 बटे 0 को हल करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 बटे 99 को हल करोगे तो क्या आएगा? तो भी 0 आएगा। देखो 0 का पहाड़ा होता है नहीं, 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0,
तो मतलब नहीं है। तो जीरो से आप किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते। तो जब भाग ही नहीं दे सकते तो मान ही नहीं आएगा, जब मान ही नहीं आएगा तो अनंत, और अनंत के बटे में एक कैसे लिख सकते हो? और जैसे 99 का पहाड़ा होता है, 99 का पहाड़ा बिल्कुल बन जाएगा। 99 एकम कुछ और होगा, 99 दूनी कुछ और होगा, 99 तिया कुछ और होगा। इसका मतलब इसका पहाड़ा है, तो 99 का 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब यहां मान क्या आएगा? 0। तो कांस्टेबल स्तर की जो परीक्षाएं हैं, सिपाही स्तर की जो भर्ती हैं, उसमें इस तरीके का प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब ये परिमेय संख्या में कह रहे हैं कि 0 नहीं होना चाहिए, तो इसने ये क्यों कहा कि 0 नहीं होना चाहिए? क्योंकि 0 होने से क्या परेशानी आ जाएगी कि मान अनंत हो जाएगा, और अनंत को आप परिमेय नहीं कह सकते। लेकिन ऊपर 0 हो, नीचे कोई संख्या हो तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर होगा तो परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ गई? तो कुछ 3-4 परिमेय संख्या के उदाहरण बता दो। जैसे मान लो मैंने संख्या लिखी 22/7, परिमेय है कि नहीं है? क्योंकि अंश बटे हर में है। 3.14 परिमेय है कि नहीं है? 180 परिमेय है कि नहीं? 180 परिमेय है निश्चित रूप से परिमेय है। इसके बटे में 1 लिख सकता हूं मैं, 180/1। मैंने 180 डिग्री थोड़ी लिखा है, मैंने 180 लिखा है, वो तो संख्या है ना 180। तो 180/1 क्या परिमेय है? 4 परिमेय है 4/1 लिख दूंगा। √4 परिमेय है, √4 परिमेय है। ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग हैं, पूर्ण वर्ग मतलब जिनका वर्गमूल बाहर निकल आए, वो परिमेय संख्या होती है। तो ये सब परिमेय हैं। अब जब ये सब परिमेय हैं तो फिर अपरिमेय क्या है? जैसे अगर सबको परिमेय में ही ले लिया तो अपरिमेय के लिए क्या बचा? अपरिमेय संख्या, इनको कहते हैं हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो नाम से समझ में आ रहा है कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय होंगी, जिनको लिख सकते हो वो परिमेय हैं। अब मुझे ऐसी संख्या बताओ जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते। सबसे पहले पाई ये क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार। पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। पाई के मान सब परिमेय हैं। 22/7 परिमेय, 3.14 परिमेय, 180 परिमेय, पर पाई अपरिमेय। अपरिमेय यानी पाई एक ऐसा किसान है जिसके तीनों बेटे नौकरी कर रहे हैं। पाई एक ऐसा किसान है जिसके तीनों बेटे नौकरी कर रहे हैं, पर पाई खुद किसान है। पाई एक ऐसी संख्या जिसके तीनों मान परिमेय हैं, पर पाई खुद अपरिमेय है। क्लियर? इसके अलावा रूट के अंदर वे संख्याएं जो बाहर नहीं निकलती, जैसे √2, 2 का मान होता नहीं है ना। √3,
√5, 4 नहीं लेंगे, 9 नहीं लेंगे, 16 नहीं लेंगे, 25 नहीं लेंगे, यानी जो पूर्ण वर्ग है उनको नहीं लेंगे। बाकी की जितनी भी हैं वो सब की सब जो है अपरिमेय हो जाएंगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पाई है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, अब आता है अभाज्य। अभाज्य संख्याएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्याएं, इनको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अच्छा अभाज्य संख्या क्या होती है? जो किससे कट जाए? स्वयं से और एक से, और इसके अलावा किसी से नहीं कटे, है ना, उसको हम अभाज्य कहते हैं। तो एक तो आप डेफिनेशन ये दे सकते हो कि वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से कटें वे अभाज्य हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि वे संख्याएं जिनके कम से कम और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हों, यानी वे सिर्फ 2 ही अंकों से कटें, इसके अलावा किसी से नहीं कटें, तो उनको अभाज्य संख्या मान लिया जाएगा। तो सबसे पहले एक, जो संख्या एक है, अभाज्य है कि नहीं है? कितने लोग मानते हैं कि एक अभाज्य है? हाथ खड़े करें। एक बंदा मान रहा है, दो मान रहे हैं। अच्छा, एक किस किस से कट जाएगा? एक से कट जाएगा, और कट जाएगा, काट देगा नहीं, कट जाएगा। एक किससे कट जाएगा? एक से, और किसी से नहीं कटेगा। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? एक। अभाज्य के लिए कम से कम कितने होने चाहिए? 2। इसका मतलब ये अपने जो है पैरामीटर पे खरा नहीं उतरा, तो ये अभाज्य नहीं है। अब अगली संख्या 2, क्या 2 अभाज्य है? तो किससे कटेगा? 1 से और 2 से। 3, 5, 7, 11, 13, कहां तक जाएगा? अनंत तक। 1 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं? 23, 24, 25 और 26। ऑप्शन 25। 1 से 80 तक 22। अब इसको कैसे जो है, मान लो 1 से 80 तक वहां निकालने थोड़ी बैठेंगे, इसके लिए कोड है एक। क्या कोड है? 44 223 223 21। ये कोड है अपने पास, 44 223 223 21। अब ये कोड का मतलब क्या है? ये 10-10 संख्याओं का सेट है। 10-10 का मतलब 1 से लेके 10 में कितनी? 4। 11 से 20 4, 21 से 30 2, 31 से 40 2। अब जैसे आपको 80 तक जाना है, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 यहां तक गिन लो, जितनी होंगी वो 80 तक हो जाएंगी। आपको 90 तक जाना है, यहां तक गिन लो। 70 तक आना है, यहां तक गिन लो। और इनको टोटल कर दोगे तो 100 तक, और 100 तक कितनी है? 25। 1 से लेके 100 तक की जो अभाज्य संख्या है वो 25 है। यस और नो? यस। तो 50 तक, 50 तक कितनी है? 15। ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट पॉइंट है। 1 से 100 तक
25, 1 से 50 तक 15। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो वहां पर आपको इसका सीधा आंसर लगाना है। बाकी अगर वो 60 तक 70 तक ऐसा कुछ पूछता है तो भी हम बता सकते हैं, ठीक है। अब अभाज्य के बाद क्या आता है? भाज्य। भाज्य, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, इनको क्या कहते हैं? कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? हाँ, पता किसी को? बताओ। तो इसके कितने गुणनखंड होने चाहिए? कम से कम कि अधिक से अधिक? और अधिक से अधिक? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। कम से कम 3, अधिक से अधिक अनंत। अधिक से अधिक की कोई लिमिट नहीं है, कम से कम की है। कम से कम 3 होने चाहिए। तो सबसे छोटी भाज्य 4, 4 के बाद 6, 8, 9, 10, कहां तक जाएगा? अनंत तक। तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है ना। अब 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी भाज्य? 1 से 100 तक भाज्य, और 1 से 50 तक भाज्य। समझना, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य हैं? 1 से 100 तक कितनी अभाज्य हैं? 25। तो 25 तो अभाज्य हो गई, अब कितनी बची? 75। तो क्या ये 75 भाज्य हो जाएंगी? नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इसमें जो संख्या 1 है, 1, वो ना तो भाज्य में आती है ना अभाज्य में। क्योंकि आप एक चीज समझो, अभाज्य संख्या शुरू कहां से हो रही है? 2 से। और भाज्य संख्या शुरू कहां से हो रही है? 4 से। तो 1 की गिनती ना तो भाज्य में हुई ना अभाज्य में, इसलिए 75 बची। 75 में से 1 हटा देंगे तो आंसर क्या होगा? 74। 1 से 100 तक 74 भाज्य होती हैं। 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक अभाज्य कितनी है? 15। 15 के बाद कितनी बची? 35। पर 35 में जो 1 है वो ना तो भाज्य है ना अभाज्य, तो कितना हो जाएगा? 34। बात समझ में आ गई? ठीक है। वैसे तो अभी इसमें और भी संख्याओं के बारे में बताना है और फिर कल इसके PYQs भी कराने हैं। मतलब देखो, एक बात समझ लो, आपको जो पढ़ाई करनी है वो किस तरीके से करनी है। जैसे आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, पर ये तो बहुत लोगों को आता है, ये संख्या तो बहुत लोगों को आती हैं, हमारे 8वीं वाले बच्चों को भी आती हैं। लेकिन अब बात यह है, चाहे कोई CGL की तैयारी कर रहा हो,
चाहे वो आर्मी की कर रहा हो, एसएससी जीडी की कर रहा हो या रेलवे की कर रहा हो, संख्या पद्धति तो ऐसे ही पड़ेगा ना। अंतर कहाँ आएगा? सवालों में अंतर आएगा, सवालों में। सीजीएल से संख्या पद्धति के सवाल उसके स्तर पे पूछे जाएंगे, एसएससी जीडी वाले से उसके स्तर पे, रेलवे वाले से उसके स्तर पे, आर्मी वाले से उसके स्तर पे। क्योंकि थ्योरी नहीं बदलती, कभी लेवल बदलता है। तो हमने अभी तो केवल थ्योरी पढ़ी है, इसके क्वेश्चंस देखेंगे किस किस लेवल पे जाके एग्जामिनर हमसे सवाल पूछता है और उसको कैसे हमें पकड़ना है। ठीक है, तो मैथ की क्लास को यहीं तक रखते हैं।